अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 11 उर्दू हैंडआउट्स के साथ साथ क्लियर करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो के अंदर हम इंग्लिश हैंडआउट्स के साथ साथ उर्दू हैंडआउट्स भी आपको प्रोवाइडेड कर देंगे, जिसका बेसिकली मकसद ये होता है कि हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकें ताकि आप जो है सेल्फ राइटिंग में लिख सकें। ओके जी, वीडियो शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 11 लाहौर रेजोल्यूशन 1940। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आपने हमसे कमेंट्स में पूछ लेना है। हम इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको एज सून एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देंगे। तो चलते हैं लाहौर रेजोल्यूशन की तरफ। अब क्या था, द एक्सपीरियंस ऑफ कांग्रेस रूल कंप्लेंट, COMPELLED। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर कर दिया, द मुस्लिम्स टू लॉन्च द मूवमेंट फॉर सेपरेट होमलैंड। अब जो कांग्रेस के रूल्स थे, कांग्रेस के क्या रूल थे, वो प्रीवियस मॉड्यूल में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किए हैं, पढ़े हैं। अब वहाँ पर यही था कि इस्लामिक रवायात को जो है बरकरार नहीं रखा जाएगा, एजुकेशन सिस्टम को, इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाएगा, मुसलमानों की मस्जिदों के बजाय मंदिर बना दिए जाएंगे। तो ये तमाम तर वो रूल्स थे जो कि मुसलमानों को काबिल कबूल नहीं थे। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कहा जी, अब उन्होंने कंपेल्ड कर दिया, मजबूर कर दिया मुसलमानों को, हिंदुओं ने, कि अब हमें एक सेपरेट रियासत चाहिए। अब हमें ना एक ऐसी पार्टी चाहिए जो कि हमारे जो हमारे जो मुआहदे हैं या हमारी जो बातचीत है वो गवर्नमेंट के साथ कर सके, बल्कि अब हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जहाँ पे हम अपने तरीके से ज़िंदगी को क्या गुजार सकें। फिर उसके बाद कायदे आज़म ने आर्टिकल लिखा टाइम एंड टाइड, थर्ड वन लाइन है। कायदे आज़म आर्टिकल इन टाइम एंड टाइड कंक्लूडेड। कायदे आज़म का जो आर्टिकल था टाइम एंड टाइड के अंदर, ये MCQs है, इंपॉर्टेंट आता होता है। अगर आपके पास फिजिकली हैंडआउट्स मौजूद है तो आप इसे अंडरलाइन कर लें। टाइम और टाइड के अंदर कंक्लूड कर दिया उन्होंने, नतीजा दिया, डैट मुस्लिम्स आर अ नेशन, कि मुसलमान जो हैं वो एक कौम है। नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स्ड बाय इग्नोरिंग मुस्लिम्स। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इनको जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती, यानी कोई मुल्क की ताकत, किसी भी दुनिया की जो फोर्स है वो एक मुसलमानों को एक सेपरेट कौम होने से इनकार नहीं कर सकती। ही कमेंट्स, इन्होंने कमेंट्स दिए ऑन March 13, 1940 are remarkable. If some satisfactory settlement cannot be found for Muslims in United India, the Muslim will have to demand for division of the country. ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन्होंने कमेंट किए थे 13 मार्च 1940 को, जो कि एक याददाश्त रखने वाली चीज़ है। क्या थे? इफ़ सम सेटिस्फैक्ट्री सेटलमेंट कैन नॉट बी फाउंड, कि अगर जो सेटिस्फैक्ट्री सेटलमेंट है उसको फाउंड नहीं किया जा सकता फॉर मुसलमानों के लिए इन यूनाइटेड इंडिया, मुत्तहिद इंडिया के लिए, द मुस्लिम विल हैव टू डिमांड, तो मुसलमान डिमांड कर देंगे फॉर डिवीजन ऑफ द कंट्री, जो कंट्री है इसको डिवाइड करने की। इसी चीज़ को उर्दू के अंदर देखें, वही चीज़ है जो मैंने आपको समझा दी है, बता दी है। तो अब आपने यहाँ से ख़ुद पढ़ लेना है, चूँकि मैं अगर यहाँ से पढ़ने लग जाऊँगा तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, ये है जी, ये देख लें। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे करारदाद लाहौर पढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना है कि मुस्लिम लीग का अपना सालाना इजलास 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर में हुआ था। लाहौर करारदाद को मौलवी फजलुल हक ने जो है वो मुंतकिल किया था और चौधरी की तरफ से इनकी हमायत की गई थी। खालिकुल ज़मा जो बिल आखिर 24 मार्च 1940 को मंजूर हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको इंग्लिश हैंडआउट्स के अंदर देखते हैं, वहाँ से आपको मज़ीद बेहतर समझ आएगी। लाहौर रेजोल्यूशन 24 मार्च 1940 को पास हुई थी और इसकी जो सेटिस्फैक्ट्री थी वो चौधरी ने दी थी। इसके अलावा जिन्ना ने राइट किया, एक्सप्रेस हिज वैल्यूएबल रिमार्क अबाउट द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडिया फॉर द मुस्लिम एंड स्टैंड ही सेड। इन्होंने क्या कहा था, ये आपसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे 3 नंबर की पूछी जा सकती है, तो इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना। अगर आप याद करने की एबिलिटी नहीं रखते तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और उसको जाके सेल्फ राइटिंग में लिख दें।
इंडियन प्रॉब्लम इज़ नॉट कम्युनल बट इंटरनेशनल। जो इंडिया का मसला है ये सिर्फ इंडिया की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल तौर पर मुसलमानों का मसला है। नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन वर्क, यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई आइन जो है वो काम नहीं कर सकता विदाउट रिकॉग्नाइजिंग दिस रियलिटी। इस रियलिटी को जाने बगैर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के मुसलमान हैं, विल नॉट एक्सेप्ट, वो कबूल नहीं करेंगे आ कॉन्स्टिट्यूशन डैट इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया मेजॉरिटी ऑन देम। ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने बनाई हुई है। इफ़ इंडिया, अगर इंडिया एंड मुस्लिम आर प्लेस्ड अंडर वन डेमोक्रेटिक सिस्टम दे वुड मीन हिंदू राज। अगर जो हिंदू है, अगर जो इंडिया के अंदर है वो हिंदूज़ अगर मुसलमानों के साथ या मुसलमान हिंदुओं के साथ रहेंगे तो यहाँ पर मुसलमानों का राज चलने के बजाय, ये मुसलमानों का कोई भी राइट वगैरह मानने के बजाय हिंदू राज जो है यहाँ पर चलेगा। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। इसी चीज़ को उर्दू में देख लें, मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने स्किप नहीं करना, वीडियो कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, आप यहाँ से वीडियो को स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं। आगे करारदाद का मतन क्या है, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस है उसमें आया हुआ था। ओके जी, टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन, दे डिसाइडेड दैट द फेडरल सिस्टम अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द मुस्लिम्स। अब जो गवर्नमेंट एक्ट है 1935 वो हिंदुओं ने दिया था, जो उस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट थी उसने जो है वो एनालाइज़ करवाया था। क्या था वो लॉ, वो आप प्रीवियस मॉड्यूल या प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब वो कह रहे थे अब 1935 का एक्ट है वही एक्ट है, बार बार मैंने इस चीज़ को दोहरा दिया है कि जनाब जो मस्जिदें हैं उसके बजाय मंदिर बना दिए जाएँ, मुसलमानों की एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, फ़लाँ वही चीज़ें जो बार बार बता रहा हूँ। वो कह रहा है वॉज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द मुस्लिम। अब ये तमाम तर चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है मुसलमानों के लिए। नो रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन प्लान, अब इस चीज़ पर मद्देनज़र भी नहीं, मतलब जो अपने फ़ैसले पर नज़र सानी की जाती है वो भी नहीं किया जाएगा। वुड बी एक्सेप्टेबल अनलेस इफ़ इट वॉज फ्रेम्ड विद देयर अप्रूवल एंड कंसेंट। इसका मतलब ये है कि अब जो है अगर ये जो गवर्नमेंट है वो अपने फ़ैसले पर नज़र सानी भी करे तब भी मुसलमानों को ये फ़ैसले कबूल नहीं होंगे। फिर उसके बाद तीसरा देखें, इंडिपेंडेंट स्टेट। अब मुसलमान इस चीज़ पर आ चुके हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए जहाँ पर हम अपने जो तालीमी सिस्टम है उसको राइज़ कर सकें, जहाँ पर हम अपना जो इस्लाम के मुताबिक जितना भी लॉ और रेगुलेशन है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ वुड बी गिवन प्रायोरिटी। जो प्रोटेक्शन है माइनॉरिटीज़ कहते हैं जनाब अक़लियतों को, वुड बी गिवन प्रायोरिटी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। सिग्निफिकेंस देख लें, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है जी, दिस रेजोल्यूशन डिड नॉट स्पेसिफाई एनी डेमोक्रेशन ऑफ द टेरिटरी बट इट डिफाइन द फ्यूचर प्लान ऑफ स्ट्रगल ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रेजोल्यूशन है इसने ये स्पेसिफाई नहीं किया किसी भी डेमोक्रेशन को, इसने बल्कि ये बताया कि मुसलमानों का फ्यूचर क्या होगा। उसके बाद इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्ट एंड ईस्टर्न एरियाज़ वेयर द मुस्लिम वर इन ओवरवेलिंग मेजॉरिटी। ये वो एरियाज़ थे जो भारत है उसके अंदर जहाँ पर मुसलमान उस टाइम मेजॉरिटी में थे। मेजॉरिटी का मतलब जहाँ पर ज़्यादा तादाद में थे। It also intended to give an importance to the autonomy of the state. There was no use of the word Pakistan, but Pakistan was kernel of the resolution. अच्छा, यहाँ पर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हिंदू जो थे ना वो पाकिस्तान को पाकिस्तान के नाम से पुकार रहे थे, जिसकी वजह से इस रेजोल्यूशन को करारदाद लाहौर के बजाय करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। अब ये आगे जाके आप पढ़ेंगे, मैंने आपको थोड़ी सी ना वो डीप हिस्ट्री बता दी है। ओके, लेटर डेवलपमेंट की बात करें, ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था पिछली दफ़ा। चूँकि आपका वीयू का एग्ज़ाम इस तरह होता है कि आपको जो है हर पेपर जो होता है वो सेपरेट होता है, तो आपने हर जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से क्लियर करना होता है। वर्ल्ड वार 2 स्टार्टेड कब हुई थी? 1939 में। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, डैट रिक्वायर हैवली मैन पावर्ड बैटल फील्ड। जिसने क्या किया, जिसने शुरू कर दिया कि अब जिस आदमी के पास, जिस मुल्क के पास, जिस स्टेट के पास जितनी ज़्यादा ताकत होगी वो उसके मुताबिक अपनी जो मर्जियां हैं उनको यूटिलाइज़ कर सकता है। द ब्रिटिश हु ऑलवेज बिलीव इन ब्रैंगिंग अनाउंस्ड ऑन ऑफर इन अगस्त 1940। इन्होंने ये जो आगे जो पॉइंट्स हैं इन्होंने डिस्कस किए हुए हैं। एक्सपेंशन ऑफ द विक्ट्री एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द सेटिंग ऑफ द नेशनल डिफेंस काउंसिल, स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द व्यूज़ ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द रिवीजन ऑफ द कंडीशंस। वही बात है जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनको नेशनल कांग्रेस के अंदर बिठाया जाएगा, नेशनल डिफेंस काउंसिल के अंदर बिठाया जाएगा और फैसला करवाया जाएगा।
इसके अलावा स्पेशल इंपॉर्टेंस होगी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए। फिर पावर कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर अ सिस्टम दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू द लार्ज एंड पावरफुल माइनॉरिटीज़ इंडिया। अब जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर है उस कानून को वो कहने ख़त्म करने के बाद हमें एक्सेप्टेबल लार्ज और पावरफुल जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया के लिए, वो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके ज़रिए हम जो है आपसे कम्युनिकेट कर सकें, पावर के ज़ोर पर बात नहीं होगी। फिर डोमिनियम स्टेटस क्या होगा, द अल्टीमेट गोल, यानी जो मुसलमानों ने गोल्स गवर्नमेंट के सामने रखे हैं भारत की, वो हमें अचीव करने ही करने हैं। कोऑपरेशन ऑफ इंडिया फॉर द वार, अब इंडिया जो है वो कोऑपरेट करेगा वार के दरमियान और वार के लिए। इसी को देख लें आगे उर्दू हैंडआउट्स में, चूँकि हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है जी। क़यादत पाकिस्तान का मतन देख लें, यहाँ पर अहमियत भी मैंने आपको समझा दी है, आप यहाँ उर्दू हैंडआउट से पढ़ सकते हैं। हमारा जो ड्यूरेशन है काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप यहाँ से बस एक दफ़ा देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आप इसे सेल्फ राइटिंग में लिखने के काबिल हो जाएं। ओके, आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, ये पहले मैं आपको उर्दू में करवा लूँ, उसके बाद फिर ना इंग्लिश में चलते हैं। हाँ जी, जंगी कोशिशों के लिए हिंदुस्तान ताउन के हसूल के लिए आइनी तजवीज़ दी जाएगी, जिसमें पहला पॉइंट है जी तसल्ली, जो यहाँ पर तसल्लुत की हैसियत है, यहाँ पर आएगा तसल्ली बख्श की हैसियत, यानी कि तसल्ली दी जाएगी, तसल्लुत किया जाएगा। दूसरा देखें जी, भारतीय आइनी अरादा जो कि दस्तूर मुरतब करेगा। तीसरा पॉइंट है प्रिंस शाही रियासतों की नुमाइंदगी की जाएगी। फिर क्रिप्स मिशन ने भारतीय रहनुमाओं से बातचीत की और तजवीज़ जारी की। कांग्रेस ने इन तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि जंग के फ़ौरन बाद एक ज़िम्मेदार हुकूमत तश्कील दी जाएगी। दफ़ई अमूर भारतीय कंट्रोल में रहेंगे, जबकि मुस्लिम लीग ने भी इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया और अपना मौक़िफ़ दोहराया कि मुसलमान हिंदुस्तानी यूनियन में नहीं रह सकते। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि अब जो क्रिप्स मिशन है उसमें 3 तजवीज़ पेश की थी। 3 तजवीज़ जो थी वो ये थी कि जो भारतीय आइनी अरादा है जो कि दस्तूर मुरतब करेगा, इसका मतलब ये है कि अब जो मुसलमान कह रहे हैं उसके साथ कोऑपरेट करेंगे आप, यानी अब आप जो मुस्लिम है वो हिंदुओं के साथ कोऑपरेट करेंगे और जो हिंदू है वो मुसलमानों के साथ कोऑपरेट करेंगे। इसके अलावा जो तीसरी तजवीज़ है वो ये है कि अब रियासतों की नुमाइंदगी भी की जाएगी, यानी कुछ रियासतें आपकी होंगी कुछ हमारी होंगी, जिसे भारतीय रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने अपना मुतालबा आगे रखा। और लेकिन फिर जो कांग्रेस थी उन्होंने भी इस मुतालबे को, जो मुसलमान थे उन्होंने भी इसको मुस्तरद कर दिया और इस मुतालबे को मुस्तरद करने के बाद उन्होंने भी अपने मुतालबे को आगे रखा। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। इंडिया जो इंग्लिश है इसके अंदर आप खुद पढ़ लीजिएगा। ओके जी, उसके बाद गांधी जिन्ना टॉक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है कि गांधी ने और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या टॉक्स की थी, क्या बातें की थी सितंबर 1944 के अंदर। M.K. गांधी, ये इसका पूरा नाम है, याद रखना है। M.K. गांधी डिड नॉट एक्सेप्ट द हिंदूज़ एंड मुस्लिम एज 2 नेशंस। जो गांधी था वो क्या कर रहा था, वो उसने मुसलमानों को और हिंदुओं को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया 2 नेशन के लिए। उसने कहा कि मुसलमान और हिंदू दोनों एक ही कौम है। एंड इम्फेज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ यूनाइटेड इंडिया, और उसने इम्फेज़ किया, मुश्किलात को पैदा कर दिया जो इंडिया उनकी यूनाइट करने में। जिन्ना टोल्ड हिम, जिन्ना ने इसे बताया, डैट द मुस्लिम कुड नेवर बर्च इवन अ सिंगल इंच फ्रॉम देयर आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया यहाँ पर। उन्होंने कहा कि अब जो मुसलमान है कैन नेवर बच इवन अ सिंगल इंच, यानी कि जो मुसलमान है वो हिंदू के 1 इंच भी बराबर नहीं हो सकता, यानी हिंदू इतना पस्त है कि वो मुसलमान के 1 इंच बराबर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये एक्सेप्ट करना होगा आपको। बेसिकली देयर आर 2 नेशंस इन इंडिया, फर्स्ट इज़ जो है वो हिंदूज़ हैं एंड सेकंड वन इज़ मुस्लिम्स। यहाँ तक आपका जो है वो लेक्चर नंबर 11 था। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। मैंने बहुत डिटेल से आपको ये लेक्चर करवाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था। थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन यहाँ पर लंबा हो गया, लेकिन आपको ये डिटेल से करवाना और बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। एक दफ़ा मैं आपको उर्दू हैंड आउट्स भी सब दिखा दूँ, सारा जो लेक्चर है उसका दिखा दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके खुद पढ़ लिया करें काइंडली, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर जो है वो वीडियो को रोकूं तो यहाँ पर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है।
जी, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ या आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन है, आप हमसे कमेंट्स में पूछें, हम इंशाल्लाह आपका कमेंट का रिप्लाई करके आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। वीडियो अच्छे लगने पर इसको लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर लाजमी कर लें। या अगर आपकी फ़ेसबुक आईडी बनी हुई है तो आप काइंडली उसमें ग्रुप्स में या अपनी आईडी पे इसको लाजमी शेयर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ताकि हमें भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। हम आप ही के लिए काम करते हैं, तो आप भी आगे से हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें लाजमी तौर पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।